अच्छा भाई, ये पेपर अपने पास रख खोल लें, जून 2016 हमारा वाला वेरिएंट है, पेपर 2। अपने पास मार्क भी कर लो, जून 2016 वाला पेपर कर रहे हैं हम लोग। चले जी, यहाँ पे है। पहले केस स्टडी को देख रहे हैं। Turkey's medium-term program. Turkey's economic policies. In a press statement in 2014, Turkey's minister in charge of the economy, Ali Babakan, introduced Turkey's medium-term program for the period 2015 and 2017. होता है कि मीडियम टर्म प्रोग्राम ये बंदा लेके आया 2015 से लेके 2017 तक के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। He stated that the first priority of the MTP is solving the problem of inflation. पहला प्रॉब्लम क्या है भाई, क्या सॉल्व करना है? इन्फ्लेशन हम लोगों ने सॉल्व करना है। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट को सॉल्व करना है। और तीसरा लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने हैं। ये की भी तो नहीं है ना हम लोगों ने केस स्टडी? बताओ ना। इसके ये किए हुए हम लोगों ने, पूरा किया हुआ है, क्वेश्चंस भी किए हुए। सेक्शन बी, सही। इधर ये खोल लो, अक्टूबर नवंबर 16। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म, अक्टूबर नवंबर 16 खोल ले, अपने पास की भी है भाई। अक्टूबर नवंबर 16। नहीं, यहाँ पे है। बोलता है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म, द यूएस विंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एनफोर्समेंट डिस्प्यूट्स, ये तो नहीं की हुई ना भाई। The US has won a major victory at the WTO on behalf of the nation's farmers and poultry industry. The WTO found in favor of the US in a dispute challenging India's ban on agricultural imports from US such as poultry, meat, eggs, live pigs, allegedly to protect India from the spread of diseases. बोलते हैं कि इंडिया ने यूएसए से सामान को इंपोर्ट करवाना बंद कर दिया, जो हमारे पास ये पोल्ट्री वगैरह का जो सामान आ रहा है, इंडिया ने इसको बंद कर दिया। किस डर की वजह से? ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब यूएस की जाहिर सी बात है इम्पोर्ट्स पे अफेक्ट पड़ रहा होगा। यूएसए की आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो गिर रही होंगी, और यूएसए का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी क्या हो रहा होगा? गिर रहा होगा, सही। एक सेकंड जरा रुके। चलो यहाँ पे आओ। अच्छा, 2016 अक्टूबर नवंबर है पेपर 2। सही है, 2016 अक्टूबर नवंबर पेपर 2। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात चली थी। उसने कहा था कि इंडिया ने यूएस से सारा सामान मंगवाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि हमारे पास बीमारियां फैल रही हैं, जो कि ऐसे पेग वगैरह हो गया, मीट एग वगैरह से जो हमारे पास बीमारियां हो रही हैं, तो इंडिया ने मना कर दिया। द पैनल एग्रीड दैट इंडियाज बैन ब्रोक इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड वाज इम्पोज्ड विदाउट सफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंस। बोलता है कि आपके पास इस चीज का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जितनी बीमारी इंडिया में फैल रही है वो इम्पोर्ट ऑफ मीट या इन्हीं से ही फैल रही है, ठीक है। तो इन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेड के रूल थे उनको ब्रेक कर दिया।
This is the fourth major WTO victory that the US has announced this year. The US government is determined to extend economic opportunity for US workers, farmers and businesses. US जो है वो US के वर्कर को, फार्मर को और बिजनेसेस को एक क्या बोलते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहा है. Earlier US victories at the WTO in 2014 were in June. The WTO found that China broke rules by imposing unjustified extra import duties. China ने इनके ऊपर extra import duties लगाई हुई थी US की गाड़ियों के ऊपर. In 2013, an estimated US 5.1 billion of US car exports were covered by those duties. कह रहा तकरीबन 5.1 बिलियन डॉलर की गाड़ियां जो थी वो इस की वजह से अफेक्ट हुई थी और इम्पोर्ट पे हमारे पास टैरिफ वगैरह लगा हुआ था. In August, the WTO found that China broke WTO rules by imposing quotas on Chinese exports of tungsten and क्या लिखा हुआ है molybdenum होगा कुछ होगा. तो बोलता है कि भाई इन्होंने क्या किया था, चाइना ने WTO का जो एक रूल था उसको ब्रेक कर दिया था बाय इम्पोजिंग कोटा ऑन दीज टू गुड्स. सही है, इन्होंने कोटा लगा दिया था. These are imported raw material inputs used by US manufacturers of products such as car batteries, wind turbines, energy efficient lighting, steel, petroleum and chemicals. बोलता है कि ये जो दो चीजें हमारे पास है ना, ये एक रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है. इसके अलावा जब गवर्नमेंट, जो चाइना की गवर्नमेंट थी, उसने यहाँ पे कोटा लगा दिया तो उसकी वजह से यूएसए के एक्सपोर्ट्स रुक गए आगे. Also in August, the WTO agreed with the US that Argentina's import licensing requirement and other import restrictions broke international trade rule. Argentina ने भी रूल ब्रेक किया है भाई. The Argentine measures unfairly restricted imports of US goods. बोलता है कि इन्होंने यूएस की इम्पोर्ट्स जो हमारे पास आ रही थी उनको रोक दिया. पोटेंशियली अफेक्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स. जिसकी वजह से यूएस को काफी भारी नुकसान हुआ, including computers, industrial and agricultural chemicals, transport equipment, machine tools, parts for oil field rigs and refined fuel oil. यानी कि जितना भी हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड काम था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम था, अर्जेंटीना ने उसके साथ पंगा किया और यूएसए की सारी हमारी एक्सपोर्ट्स रुक गई. ये हमारे पास ट्रेड इन गुड्स दिया हुआ है विद इंडिया 2009 से लेके 2014 तक. अब यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा है, 2009 के अंदर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है इनको डेफिसिट. यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, इधर भी डेफिसिट हो रहा है, इधर भी डेफिसिट हो रहा है, इधर भी डेफिसिट हो रहा है. और तो ये कंटिन्यूसली अपने पास क्या चल रहा है, डेफिसिट ही चलता जा रहा है. चारों सालों के अंदर 6 साल है, सॉरी 6 सालों के अंदर हमारे पास हर टाइम पर डेफिसिट चल रहा है. कंपेयर द यूएस बैलेंस ऑफ ट्रेड विद इंडिया इन 2009 विद 2014. आप बताएंगे कि भाई दोनों ही सालों के अंदर डेफिसिट चल रहा है, लेकिन दोनों की अमाउंट लिख देना कि 2009 के अंदर कितना डेफिसिट था और 2014 में कितना डेफिसिट आपके पास आ रहा है, लेकिन ओवरऑल दोनों सालों के अंदर ही आपके पास डेफिसिट आ रहा है. ठीक है, अगर बढ़ेगा डेफिसिट तो बता देना कि बढ़ हुआ है, कम हुआ तो बता देना कि रिडक्शन इन डेफिसिट है. Explain two factors other than India's ban on US agricultural products that could explain the change in the US balance of trade that you have identified. अब बोलता है कि इंडिया के बैन के अलावा दो फैक्टर्स बताओ जिससे आपको पता चले कि आपके पास जो क्या कहते हैं यूएस है, जो आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका चल रहा है वो डेफिसिट के अंदर जा रहा है. यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी बात है, कोई से भी दो फैक्टर्स बता दो कि जिससे दोनों की ट्रेडिंग रुक गई हो. इंडिया ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया हो, सही है. इसके अलावा हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं, वहां पे तो वैसे ही मीट का मसला चलता रहता है ना, तो उन्होंने क्या पता गोश्त वगैरह और ये सब खाना मंगवाना बंद कर दिया हो. सही है, तो ट्रेंड या फिर हमारे पास टेस्ट वगैरह चेंज हो गया हो. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्या पता इंडिया का एक्सचेंज रेट गिर गया हो, डेप्रिशिएट हो गया हो, जिसकी वजह से हम लोग अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन चीजों को. तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबल पॉइंट हो सकता है. सही है, टैरिफ वगैरह तो यहाँ पे हर वक्त ही बात हो रही है, टैरिफ कोटा
टैरिफ, और यहाँ पे भी टैरिफ की बात हो रही है, तो आप बता दो कि टैरिफ लगा दिया होगा जिसकी वजह से इम्पोर्टेड गुड महंगा हो गया, और इम्पोर्टेड गुड महंगा होगा तो अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो उसको इम्पोर्ट नहीं करवाएगी। In addition to the balance of trade in goods, what other balances would you require to calculate the US current account balance with India? बोलता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, सॉरी करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अलावा और कौन से अकाउंट आपको चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है? हाँ, वो नेट इनकम और नेट ट्रांसफर, क्योंकि चार चीजें होती है ना, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। ट्रेड इन गुड और ट्रेड इन सर्विस क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपके पास बाकी दो चीजें क्या बच गई? नेट इनकम और नेट ट्रांसफर। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि नेट इनकम और नेट ट्रांसफर आएगा तो आपका पूरा करंट अकाउंट निकल आएगा। सही। यूज डायग्राम टू शो एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द प्रोडक्ट अफेक्ट्स इट्स प्राइस। तो आपको जो बेसिक सी मैंने डायग्राम बना के दिखाई भी है उसके अंदर नोट्स के अंदर, और जो लेक्चर में हम लोगों ने टैरिफ की डायग्राम बनाई थी। हाँ, बस आपने टैरिफ की डायग्राम बनानी है, 2 मार्क का है और कुछ भी नहीं है। आगे, अच्छा अब इसके अंदर वो भी कर सकते हो, सप्लाई को कम करके भी दिखा सकते हो, लेफ्टवर्ड सप्लाई को दिखा दो, टैरिफ से अपने पास सप्लाई कम हो जाती है। What is likely to determine the extent of the change in sales when an import duty imposed on the US cars in China? बोलता है कि जब हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी यूएस कार्स में चाइना ने लगा दी तो उसकी वजह से हमारे पास सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया हो? बताओ। इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो उससे आपकी सेल्स पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। और बताओ। 15 मिनट के बोले कितने बजे आ रहे हो? सुनो बेटा, गाड़ियों की पीढ़ी क्या होती है? इलास्टिक गुड है ना। इलास्टिक गुड अगर हमारे पास है, मैं उसकी प्राइस अगर हल्की सी बढ़ाऊंगा तो उसकी क्वांटिटी पे कितना ज्यादा इफेक्ट आएगा? आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? ठीक है, एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात आप बोल सकते हो कि आपके पास सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी प्राइस को बढ़ाएंगे लोग मंगवाना छोड़ देंगे, और यूएसए के लिए क्या नुकसान होगा कि यूएसए की रेवेन्यू कम हो जाएगा, सेल्स करना स्टार्ट हो जाएगा। Explain a possible reason why China imposed export quotas on tungsten and molybdenum. एक्सपोर्ट कोटा का मतलब ये है कि आप इतनी अमाउंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वही ऑपोजिट केस है। तो मुझे बताओ इन दोनों ने क्यों इन चीजों पे लगाया होगा एक्सपोर्ट कोटा? देखो यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है? रॉ मटेरियल है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्होंने एक्सपोर्ट कोटा इसलिए लगाया होगा ताकि वो अपने रॉ मटेरियल को सेव कर रहे हो। वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए वो चीज कम ना पड़ जाए। ठीक है। उसकी बात आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जब आप एक्सपोर्ट कोटा लगाएंगे उससे ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी ना, सामान कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये गुड कैसा है? रॉ मटेरियल है, इसकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। तो अगर ये इनइलास्टिक डिमांड वाला गुड है, रॉ मटेरियल गुड है, और मैंने यहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट कर दी तो प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ हल्के से कम होगी, और रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? ये चीज आपने बतानी है उसको, समझ गए? Consider whether the protectionist measures adopted by countries such as India, China, and Argentina regarding trade with the US could ever be justified. बेटा ये प्रोटेक्शनिज्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने लिखने हैं कि भाई आपको सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज को सेव करना होता है, कंपटीशन कम करना होता है, एग्रीगेट डिमांड को रोकना होता है, लेकिन ड्रॉबैक में क्या चीजें आ जाएंगी? रिटेलिएशन वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। हमारे लिए भी तो रॉ मटेरियल, आप देखो ना, खुद पंगे में फंस गए ना ये लोग, जब इन्होंने उसको तोड़ा, जो इनका एक वो हुआ हुआ था फैक्ट, उसको तोड़ा तो पर ये लोग फंस गए डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट में। सही है, उन्होंने उसके ऊपर केस डाल दिया। तो ये चीजें आप उनको लिंक करके बताएंगे। कंक्लूजन में आप बोलेंगे इतनी चमाट मारो जितनी खुद बर्दाश्त कर सकते हो।
तो उस तरह टैरिफ लगाएं या उस तरह प्रोटेक्शनिज्म मेजर करें जहां पे आप उतना खुद को बर्दाश्त कर सकें। आपने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए तो वो भी लगा देगा, तो आप तो मर जाओगे ना। समझ में आई है बात? ये चीजें आपने यहाँ पे लिखनी थी। इसकी भले पिक्चर ले लो, पिक्चर लेनी है तो। चलो आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या कहता है भाई आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी बोलता है डिस्कस हाउ हैबिट फॉर्मिंग डीमेरिट गुड्स एंड गुड्स विद लॉस ऑफ सब्स्टिट्यूट आर ईच लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू प्राइस राइजेस एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच नॉलेज of their likely response would be useful for government policy makers. Explain with the help of diagram part A what happens in the market for a product when the price of substitute increases and how economists would measure the relationship between these two products. यहाँ पे आओ। तो पार्ट ए आपसे बोलता है कि भाई एक बात ये बताओ कि क्या होगा अगर आपकी सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाएगी, और ये बताओ कि सब्स्टिट्यूट को किस तरीके से यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ देखें जरा किस तरीके से मामला चलेंगे। आपके पास बेसिक सा इधर एक्ससीडी से स्टार्ट करेंगे आप 2A। आप यहाँ पे पहले डिफाइन करेंगे एक्ससीडी, आप वैल्यूज बताएंगे, आप फॉर्मूला बताएंगे, आप सब्स्टिट्यूट को एक्सप्लेन करेंगे कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, और सब्स्टिट्यूट की बेसिक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सही है। प्लस उसने क्या बोला हुआ है कि एक बात ये बताओ कि अगर एक गुड की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरे गुड की चीजों पे क्या इफेक्ट आएगा, यही पूछा हुआ है ना उसने। तो आप यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की डायग्राम भी बनाएंगे। अब उसने आपसे पूछा हुआ है कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर कोक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डायग्राम आप बनाएंगे डिमांड इंक्रीज को करके, डिमांड शिफ्ट आउटवर्ड करेंगे, इक्विलिब्रियम वगैरह बनाएंगे, प्राइस क्वांटिटी वगैरह बनाएंगे, इजी आपका आंसर खत्म हो जाएगा। सही। पार्ट बी डिस्कस हाउ हैबिट फॉर्मिंग डीमेरिट गुड एंड गुड्स विद लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट आर ईच लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू प्राइस राइजेस। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवाया था। मैं यहाँ पे देखता हूँ जरा। हाँ मार्केट फेलियर तो है। यहाँ पे देखो ये रहा। डिस्कस हाउ हैबिट फॉर्मिंग डीमेरिट गुड्स एंड गुड्स विद लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। सही। यहाँ पे देखिए स्कीएमएस डीमेरिट गुड का आपने बताया, लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट का आपने बताया। डीमेरिट गुड का मतलब क्या है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक को आप लिंक करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? इलास्टिक। क्या आप उसको बताएंगे कि हमारे पास कंपटीशन ज्यादा, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है। लेकिन इसने बोला क्या है, क्या करना है आपने? प्राइस को इंक्रीज करना है। जब आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो इस पे क्या होगा? इस पे तो ये होगा कि क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ हल्के से कम होगी। लोग जाना शुरू कर देंगे क्योंकि नेसेसिटी गुड है, हैबिट फॉर्मिंग गुड है, सिगरेट शराब वगैरह लोग तो फिर भी यूज करेंगे। तो प्रोड्यूसर के रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर टैरिफ, मतलब कि अगर आप ये चीजें लगाते हो तो आप यहाँ से टैक्स रेवेन्यू कमा सकते हो। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड। लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट में डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक। आप डायग्राम बना के बेसिक सी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद उसने बोला कि अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे हल्की सी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? बहुत ज्यादा से गिर जाएगी। आपके पास मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, आपके मुल्क में क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी, एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट, बेगरी रेट, सुसाइड रेट, डेथ रेट, ये चीजें आपको लिंक करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा जब ये चीजें हो जाएंगी तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू भी गिरेगा, ये भी एक प्रॉब्लम आपके पास आ रही है। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए इलास्टिक वाले के अंदर, यानी कि गुड्स विद लॉस ऑफ सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या करना चाहिए? सब्सिडी। या आप प्राइस हल्की सी कम करेंगे, आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और लोग जो है वो आपका सामान परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। कंक्लूजन, भाई डीमेरिट में प्राइस बढ़ाओ और इलास्टिक वाले में प्राइस मत बढ़ाओ। ये आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। ठीक है। इसी ईयर का दूसरा सवाल,
एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट कॉज सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी प्राइस इन इलास्टिक। तो पहले तो आपने पीईएस को एक्सप्लेन करना है कि पीईएस क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताया आपने, उसकी वैल्यूज बताई, आपने इन इलास्टिक को डिफाइन किया, आपने उसकी डायग्राम बना दी बेसिक सी। अब यहाँ पे आपने दो फैक्टर्स बताने, टाइम पीरियड बता दो, सही है, नेचर ऑफ गुड बता दो, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी बता दो, ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन बता दो, कोई से भी दो बताने। मैं आपकी जगह होता तो मैं इन दो को बताता, क्योंकि ये एक्सप्लेन आसान भी है और इनमें कंटेंट भी ज्यादा है, तो आप इजीली लिख सकते हो, सही है। बी, बी कहता है, यहाँ पे देखो, डिस्कस द पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट माइट अडॉप्ट टू इंक्रीज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इन एन इकोनॉमी एंड कंसिडर विच पॉलिसी इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव। बोलता है कि मुझे बीइंग अ गवर्नमेंट मुझे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी वाली होगी। तो यहाँ पे आए, बेटा आपने पीईएस को इन इलास्टिक से इलास्टिक लेके जाना है। कभी भी बोलता है ना कि मुझे पीईएस इंक्रीज करनी है या पीईडी इंक्रीज करनी है, इसका मतलब है आपको इलास्टिक की तरफ जाना है, सही है। आप किस किस तरीके से पीईएस इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले ट्रेनिंग, आप उनको जो है वो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मिंग के हिसाब से एग्रीकल्चरल गुड्स का पूछा हुआ था ना, तो आप बताएंगे कि यार आपको वो नए मेथड सिखाएं, आपको ट्रेनिंग दें, आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह के बारे में नॉलेज दें, आपको जमीन के बारे में नॉलेज दें, ताकि आपको पता हो कि यार आपको किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है। आपको अच्छे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड वगैरह होगा, टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर वगैरह दे, आपको अच्छे ट्यूबवेल्स लगा के दे, पानी का निजाम अच्छा करे, सैनिटेशन का निजाम अच्छा करे, इंजीनियरिंग करे, वहां पे वाटर सप्लाई इंक्रीज करके दे, सब्सिडीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी स्पेयर प्रोडक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कभी भी आपके मुल्क में कभी भी शॉर्टेज नहीं होगा। शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि देखो ना, सब्जी एक एग्रीकल्चरल जो गुड होता है वो तो इनलास्टिक होता है, अगर उसमें शॉर्टेज हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो हमें उस प्राइस के बढ़ने से रोकना है। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पे हमें सब्सिडीज देती है या गवर्नमेंट हमें बताती है क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसकी वजह से हमारे पास शॉर्टेज तो नहीं होगी ना कभी भी, तो उसकी वजह से कभी भी एग्रीकल्चरल गुड की प्राइस नहीं बढ़ेगी और मुल्क में बंदा जो है वो भूखा नहीं मरेगा। कंक्लूजन, मेरे हिसाब से बेस्ट क्या है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जिस तरह एजुकेशन एक सदका जारिया है, हम लोग, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपने दोस्तों को सिखाओगे, वो किसी और को सिखाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। इसी तरह अगर मैं ट्रेनिंग दूंगा किसी लेबर को या किसी फार्मर को, मैं जब ट्रेन कर रहा हूँ मेहरबानी, तो वो अपने बच्चों को सिखाएगा, उसके बच्चे आगे अपने दोस्तों को सिखाएंगे, तो एक सदका जारिया की तरह वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी जो करना चाहो, सही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो मैक्रो का होगा। ये रहा, explain what is used as money in a modern economy and how an increase in the quantity of money can cause price to rise. Discuss the policy options available to a government faced with inflation and consider which is most likely to be effective. यहाँ पे आओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। सबसे पहले तो देखो, उसने आपसे पूछा हुआ है कि डिफाइन व्हाट इज मनी एंड हाउ इट इज यूज्ड इन मॉडर्न इकोनॉमी। सबसे पहले तो आपने एक्सप्लेन करना है मनी होता क्या है। एक्सप्लेन मनी, a medium of exchange used in modern economy या फिर used as a medium of exchange to buy certain good or service, ठीक है। फिर मॉडर्न इकोनॉमी से जब आप उसको लिंक करने आ रहे हैं, आप यहाँ पे किन किन चीजों की डिस्कशन करेंगे? आप यहाँ पे बात करेंगे नोट्स की, आप यहाँ पे डेबिट कार्ड की बात कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की बात कर लोगे, सही है। आप इसके अलावा ब्लॉकचेन की बात कर लेंगे, आप इंटरनेट बैंकिंग की बात कर लेंगे, आजकल तो वो अंगूठे से भी हो जाता है, हम इम्प्रेशन की बात कर सकते हैं, यानी कि आपने मॉडर्न हिसाब से बताना है कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, सही है। आगे लिखा हुआ है हाउ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैन कॉज प्राइस टू राइज। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने मुल्क में मनी सप्लाई को इंक्रीज करता हूँ तो उससे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा, क्योंकि आपने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। मनी सप्लाई इंक्रीज किस तरह होती है? जब गवर्नमेंट बाय करता है बॉन्ड्स को,
गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करेगा तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा, कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा भाई। बस ये डिमांड और ये जो है उसको आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करके बताना है। सही। पार्ट बी, discuss the policy options available to a government faced with inflation and consider which is most likely to be effective। तो यार ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपने फिस्कल, मॉनेटरी और सप्लाई साइड, अब ये क्योंकि एक पुराना पेपर है, इसकी मार्किंग स्कीम के अंदर तीनों लिखे हुए हैं। लेकिन कभी भी ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन आए ना जिसके अंदर उसने कोई चीज को कंपेयर करने का नहीं बोला, उसने बोला खुद ही बता दो कौन सी बेस्ट है, तो आपको मैक्सिमम दो लिखनी होती है। सही है, मिनिमम दो लिखनी होती है, सॉरी मैक्सिमम जितनी लिखना चाहो लिख लो, मिनिमम दो लिखनी होती है। अब आज के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता तो आप यहाँ पे दो भी लिखते थे तो बहुत, फिजिकल वर्सेस सप्लाई साइड कर दो, मॉनेटरी वर्सेस सप्लाई साइड कर दो। लेकिन क्योंकि ये पुराने ईयर का क्वेश्चन है तो इसकी मार्किंग स्कीम में तीनों लिखे हुए हैं, तो बेहतर ये है कि आप भी तीनों लिख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए, रिविजन हो जाएगा। आपने इन्फ्लेशन को कम करना है तो आप यहाँ पे कौन सी पॉलिसी लगाएंगे, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएंगे। फिजिकल पॉलिसी में क्या आएगा, टैक्स बढ़ाओ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आएगा, मनी सप्लाई कम करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इन दोनों से एग्रीगेट डिमांड कम होगी, कहने का मकसद ये है प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सप्लाई साइड पे जाओगे आप, सप्लाई साइड में शॉर्ट रन लॉन्ग रन केसेस की बात करेंगे, वहां पे हमारे पास प्राइस भी कम होती है और मुल्क में एम्प्लॉयमेंट पे भी क्या इफेक्ट आता है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो कंक्लूजन के अंदर बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी कौन सी हो जाएगी हमारे पास, सप्लाई साइड पॉलिसी। कोई मसले वाली बात नहीं, समझ गए हैं भाई बात को। तो ये आपका पेपर था 2016 वाला, सही है जी। चले, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।